हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोड पर। आज हम देखेंगे संसद की पूरी शब्दावली। इससे पहले वाले वीडियो में ये काफ़ी बड़ा लेक्चर है, तो संसद के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है और क्या क्या संविधान में प्रावधान किए गए हैं। पूरी उसका जिस तरीके से संसद कार्य करती है वो सारे एक एक करके मैंने डिस्कस किए हुए हैं। जिन लोगों ने पुराने वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है, प्लीज़ आप उन्हें जाकर देखें, तभी आपको आगे के चैप्टर और आसानी होगी समझने में। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर ये कोरम क्या होता है, जिसे हम गणपूर्ति भी कहते हैं, हिंदी में कोरम कहते हैं। तो ये क्या होता है कि संसद के सदस्यों की जितनी संख्या होती है यह प्रदर्शित करता है एक न्यूनतम संख्या कि संसद में जब भी कोई कार्यवाही चलेगी या कोई कार्य होगा तो संसद का जो संचालन है उस समय तक एक कोरम पूरा होना चाहिए। मतलब कुछ संख्या बताई गई है जो कि होनी ही अनिवार्य है, तभी संसद का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जो लोग मुझसे पीडीएफ के लिए जुड़ना चाहते हैं वो हमें टेलीग्राम पर पीके एजुकेशन कोर के नाम से है, वहां पर जुड़ सकते हैं। यह पूरा का पूरा मैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से ले रही हूं, आप देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए हमें पीके एजुकेशन कोर पर आप ज्वाइन कर लें। तो देखिए, कोरम या गणपूर्ति कई बार यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो। यहाँ पर क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। सदस्यों की संख्या, न्यूनतम संख्या की बात करी जा रही है कि कितनी न्यूनतम संख्या होना अनिवार्य है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। मतलब इतने लोग उपस्थित होंगे तभी संसद की जो कार्य है या सदन का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलेगा। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी, मैंने बताया था, जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को देखा है वो मुझे बताएंगे पीठासीन अधिकारी कौन कौन होते हैं, उनके बारे में 2-4 पॉइंट लिखकर अवश्य बताएं। मैं बताती हूँ पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं। मैंने बताया था कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, ये सब क्या है? पीठासीन अधिकारी हैं। इनको मिलाकर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है गणपूर्ति से मतलब क्या है, कोरम से मतलब क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये होता है 10वां हिस्सा। कुल जनसंख्या, कुल संख्या जो होती सदस्यों की, उसका ये 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ है ये कि यदि कोई कार्य करना है, सदन में अगर कोई कार्य किया जाएगा तो लोकसभा में कम से कम, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि गणपूर्ति के लिए या कोरम के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होना अनिवार्य है और राज्यसभा में कितने सदस्य होना अनिवार्य है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगर आप भूल भी जाते हैं तो याद रखिएगा कि लास्ट में दोनों में 5-5 था। तो कुछ ट्रिक बनाइए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो 55 सदस्य आपको लोकसभा में और 25 सदस्य राज्यसभा में होना अनिवार्य है। यह सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है। अगर सदन चल रहा है और अगर उसका कोरम पूरा नहीं है, मतलब 1/10 सदस्य भी पूरे नहीं है, तो क्या होगा? अध्यक्ष या सभापति जो होगा उसका दायित्व बनेगा कि या तो वो सदन को स्थगित कर दे, कोई फायदा ही नहीं होगा जब एक मिनिमम संख्या भी अगर उपलब्ध नहीं है वहाँ पर, तो किसी भी बात पर बहस करने का या कोई अधिनियम के लिए बात करने का या पारित करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो या फिर वो गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न ही ना करे। तो आपको मोटी मोटी बात क्या समझ में आई कि संसद का कार्य, यानी कि सदन की, अगर हम एक सदन की बात करें, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, एक सदन में अगर बात करी जाए कामकाज करने के लिए, तो मिनिमम सदस्य कुल सदस्यों की संख्या के 1/10 होना अनिवार्य है। अगर नंबर में हम बात करते हैं तो 55 सदस्य हमारे राज्यसभा में हो और 55 सदस्य लोकसभा में हो और कम से कम 25 सदस्य राज्यसभा में हो। इतना होना अनिवार्य है, तभी काम किया जाएगा। अदरवाइज वो या तो स्थगित कर दे या फिर गणपूर्ति तक कोई कार्य ही ना करे। तो ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। प्लीज़ मैं बार बार कहती हूँ, नोट्स बनाते जाइएगा, तभी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अदरवाइज आप कितने भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, कितना भी आप टीचर से पढ़ लीजिए, अगर आपने अपने हैंडराइटिंग में नोट्स नहीं बनाए तो आपको फ़ायदा बहुत ही कम होगा। और दिमाग में एक चीज़ आपको, जब आप वीडियो देखते हैं या सुनते हैं या क्लास अटेंड करते हैं, व्हाटएवर, आपको लगता है कि आपको सब समझ में आ गया, लेकिन उसका सही जो आप
पता कर पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया है। जब तक आप क्वेश्चन आंसर नहीं लगाएंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि कितना हमें समझ आया और कितना समझने की और ज़्यादा ज़रूरत है किस टॉपिक पर। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्वेश्चन आंसर ज़रूर लगाते चलें। जो लोग मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं पुराने पेपर्स उठाएं और देखें अच्छे से मेंस का क्वेश्चन कम से कम दिन में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर लिखें। लिख कर किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पर और भी लोग अपने क्वेश्चंस डालते हों या किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हों तो उनसे जुड़ने के प्रयास करें। तो अगर आप देखते हैं सदन में मतदान किस तरीके से होता है, मतदान की अगर बात आती है तो सदन में मतदान को देखेंगे। सभी मामलों पर सदन में या दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं पीठासीन अधिकारी के अलावा, इसको छोड़कर जो सदन में जो सदस्य होते हैं उनकी उपस्थिति में बहुमत से निर्णय लिया जाता है। किस में? संयुक्त बैठक में। पूरा हम आपको बताएंगे आगे संयुक्त बैठक कब कब बुलाई जाती है और क्या क्या इस तरीके के प्रावधान है इसमें। तो आपको बात समझ में आई कि संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से निर्णय लिया जाता है। संयुक्त बैठक का मतलब ही यही हुआ कि जब लोगों का बहुमत होगा तो वो चीज़ पारित मानी जाएगी या उससे हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। संविधान में कुछ मामले हैं जिनके बारे में उल्लेख किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग हो गया, संविधान संशोधन की कार्यवाही हो गई, पीठासीन अधिकारियों को हटाना होगा। ये सब कैसे आता है? ये सब आता है विशेष बहुमत से। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विशेष बहुमत की कब आवश्यकता होती है और साधारण बहुमत की कब आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कब आवश्यकता होती है किन किन चीज़ों में। ये सारे क्वेश्चंस बहुत मतलब समझने वाले हैं। यहीं से क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली यूपीएससी में। और यूपीपीसीएस की अगर बात करते हैं तो वो भी क्वेश्चंस में खूब घुमाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आपको इस पैराग्राफ से कई सारे पॉइंट मिल गए हैं। अब अगर हम देखेंगे सदन में मतदान के लिए, सदन का पीठासीन अधिकारी पहले प्रयास में मत नहीं देता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति हो, ये पहले प्रयास में जब 2 पार्टियां मत दे रही हो, सपोज करो ए है और ये बी है, जब मतदान चल रहा है पक्ष में या विपक्ष में, ये मत नहीं देता है। लेकिन जब टाई अप हो जाता है तो क्या करता है? तो ये मतदान अपना करता है। कौन करता है? या तो अध्यक्ष करेगा और या फिर सभापति, जिस तरीके का भी होगा, जिस जगह का मैटर होगा वहां पे हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन मत बराबर होने की दशा में वह मतदान कर सकता है। कौन कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष या फिर सभापति। सदन की कार्यवाही किसी अनाधिकृत मतदान या भागीदारी या इसकी सदस्यता में किसी रिक्त के बावजूद भी वैध होगी। अब सदन में कुछ लोग उपस्थित हैं या फिर नहीं है, या भाग लिया या नहीं लिया, उस समय पर जो मतदान किया जाएगा वो जो टाई होगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लोकसभा में मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में बहुत सारे कुछ बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। क्या क्या है? चर्चा के अंत में लोकसभा प्रश्न पूछकर प्रस्ताव, जो लोकसभा अध्यक्ष है वो प्रश्न पूछकर प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की राय के लिए आमंत्रित करते हैं। सपोज करिए कोई मैटर है ए, इस मैटर के बारे में अब जो पार्टियां बैठी हैं उनसे बात करी जा रही है। भाई सबकी मर्जी होगी तभी तो कोई प्रस्ताव पारित होगा, अगर मर्जी नहीं होगी तो क्या होगा? अब ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव के पक्ष में आए, मतलब आए बोलने वाले, और जो प्रस्ताव के विरोध में हो वो नो बोलने वाले। यहाँ पर अगर किसी ने डाला, सपोज करो 200 मिले ए वाले के और 220 मिल गए नो वाले के, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ये वाले लोगों की बात को माना जाएगा। अब उसके बाद क्या है? फिर लोकसभा का अध्यक्ष कहता है मैं समझता हूं कि प्रस्ताव एस के पक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में जैसी भी स्थिति है वह बताया जा रहा है। यदि प्रश्न के बारे में लोकसभा के अध्यक्ष जो है उसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जाती है, अगर चुनौती नहीं दी गई तो क्या होगा? तो वो 2 बार बोलेंगे कि यस अथवा नो, जैसी भी स्थिति होगी, मतलब लोग पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो। ये यस और नोज का मतलब पक्ष और विपक्ष से ही कि कितने लोग पक्ष में वोट डाल रहे हैं और कितने लोग विपक्ष में डाल रहे हैं। तो जैसी भी स्थिति होगी, अगर वो बोलते हैं कि यस हैव इट, मतलब इसको रखा गया है या है, उसी के अनुसार सदन के समक्ष प्रश्न का निश्चय किया जाएगा। जैसी भी स्थिति होगी, सपोज करिए लोगों ने यहाँ पर 200 लोगों ने पक्ष में वोट डाले और 210 लोगों ने विपक्ष में वोट डाले, तो विपक्ष वाले की बात को करके किया जाएगा कि इस तरीके का प्रश्न और उसी पर निश्चय लिया जाएगा। अब अगर देखते हैं कि यदि किसी प्रश्न को लेकर
लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जाती है। कोई भी प्रश्न है और अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है उस पर मैंने बताया है लोकसभा के अध्यक्ष की कितनी महत्वपूर्ण वैल्यू है, और इसके पहले वाले वीडियो में पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर जिन लोगों ने नहीं समझा है उसको जाकर प्लीज़ आप वीडियो में देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर निर्णय को चुनौती दी जाती है तब वह क्या करेंगे, आदेश करेंगे कि लॉबी स्पष्ट हो जाए। मतलब अगर लॉबी में जितने भी सांसद वगैरह उपस्थित हैं, जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने पक्ष को और अपने निर्णय को अलग अलग तरीके से कई बार क्या होता है ना कि हाथ उठा के रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार कुछ लोगों को बोल देंगे जो पक्ष में है वो खड़े हो जाएं, जो विपक्ष में है वो बैठ जाए। कई बार वोटिंग मशीन का प्रयोग कर लिया जाता है। तो अलग अलग तरीके के प्रावधान हैं वो काम किए जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि लॉबी इस तरीके से क्या होगी, स्पष्ट हो जाए। 3 मिनट और 3 सेकंड बीत जाने पर वह दोबारा प्रश्न पूछेंगे और घोषणा करेंगे कि उनकी राय में जीत अयस की हुई है या फिर नोज की। कुछ समय बता दिया गया, जैसे कि 3 मिनट और 3 सेकंड की बात करी जा रही, इतना समय बीत जाएगा और उसके बाद वो अपने निर्णय को बता देंगे। यदि सभा अध्यक्ष को इस बार घोषित की गई राय को फिर चुनौती मिलती है तब वह क्या करेगा, वह पक्ष निर्देश देंगे कि मतों का स्वचालित वोट रिकॉर्डर, मैंने बताया स्वचालित वोट रिकॉर्डर मतलब मशीन का प्रयोग किया जाएगा आए तथा नो की स्लिप का उपयोग किया जाए या फिर सदस्य लॉबी में चले जाएं। फिर वही वाली बात आई कि जो लोग पक्ष में हैं वो अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, विपक्ष में हैं वो दूसरी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। मतलब अपने वो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय देगा कि जो लोग पक्ष में हैं वो बैठ जाएं, जो लोग विपक्ष में हैं वो खड़े हो जाएं, या फिर जो लोग विपक्ष में हैं वो खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। मतलब अलग अलग तरीके के प्रावधान है। इस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष की राय में कि बंटवारे मतलब वोट का जो बंटवारा है वो अनावश्यक दावा किया गया है, मतलब कोई उसकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी किया गया है, तो वे सदस्यों से क्या कह सकते हैं, वो कह सकते हैं आए और नो बोलने वाले सदस्य अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए जब गिनती हो तब, ठीक है, तब भी सदन के निश्चय की घोषणा कर सकते हैं और इस मामले में मतदाताओं के नाम कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। मतलब खड़े हो गए या बैठ गए इस तरीके से तो इनका रिकॉर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। महान्यायवादी का पूरा अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, पूरा आपको समझाऊंगी डिटेल में कि क्या क्या महान्यायवादी को किस तरीके से निर्वाचन होता है, क्या क्या इसके कार्य हैं, वो सब कुछ समझाऊंगी। फिलहाल अभी आप सदन की कार्यवाही में जो काम है उनको समझ लीजिए। सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को इस बात का अधिकार होता है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। ये सदन की समिति जिसका वो सदस्य उसकी बैठक या कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये वोट नहीं डालता है, लेकिन मतदान का अधिकार इसको नहीं होता है। ये यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ से अगर आपको देखना है तो आप जाके पुराने क्वेश्चंस देखिए। और महान्यायवादी के जो कार्य हैं कई बार 2012 में, 2017 में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि महान्यायवादी के क्या कार्य हैं। 4 स्टेटमेंट दे देगा आपको और आपसे पूछा जाएगा, निर्वाचन के बारे में पूछ लेंगे और उसके कार्य जो बताए जा रहे हैं कि मतदान में भाग दे सकता है कि नहीं। तो इस तरीके के पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको बहुत बारीकी से और ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इस संवैधानिक उपबंध की पृष्ठभूमि में 2 कारण हैं। अब देखिए क्यों अधिकार नहीं है इसको मतदान देने का, तो उसमें देखिए क्या कारण है। एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें, एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है वह राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। और उसी तरह एक मंत्री है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। कई बार मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बनते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की बैठकों में, कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मात्र 6 महीने तक, मैंने बताया संसद जो भारतीय संविधान में उल्लिखित है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी सदस्य मंत्री तब तक रह पाएगा जब तक वह 6 महीने तक मंत्री बना रहेगा। अगर वो सदस्य नहीं है तो उसके बाद उसे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे सदस्य होना, मंत्री तभी तक रह पाएगा जब तक वो सदस्य है। तो इसके लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है। अब देखते हैं लैम डक सत्र क्या होता है। एक तरीके का ये होता है कि जो प्रतिनिधि वर्तमान लोकसभा में हैं
सपोज करिए जो 2015 की लोकसभा में है और आगे आने वाली 2020 की जो लोकसभा होगी उसमें नहीं आ पाएंगे, उनको कहते हैं लैम डक सत्र। तो यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। जैसे सपोज करिए 2015 की लोकसभा चल रही है तो इसका जो लास्ट सत्र होगा उसका और वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो इसमें उपस्थित हैं, इसमें सपोज करिए 5 लोग उपस्थित हैं, 5 में से इसमें से एक भी सिलेक्ट दोबारा नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, ये 5 के 5 इसमें नहीं आ पाए तो ये लोग क्या कहलाएंगे, यही कहलाते हैं लैम डक। लैम डक सत्र के नाम से हम इसे जानते हैं। अब देखते हैं संसदीय कार्यवाही के साधन क्या क्या होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, कई बार प्रश्नकाल के बारे में या क्वेश्चंस के बारे में पूछ लिया जाता है कि संविधान में किस तरीके से इन पर प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। बात करी जा रही है कि संसद का जो पहला घंटा होता है, बात करी जा रही है कि पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य क्या होते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं तारांकित, एक होते हैं अतारांकित, एक होते हैं अल्प सूचना वाले। तारांकित प्रश्नों में से आपको समझ में आ रहा होगा मौखिक तौर पर पूछे जाएं, अतारांकित तौर पर इनके रिटन में दिए जाएं आंसर्स, और अल्प सूचना वाले कम समय में ही इनको सूचित करके इनको पूछा जाए। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी ओर अतारांकित प्रश्न के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है, इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। अब कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि अल्प सूचना के प्रश्न जो होते हैं उनके लिए कितने दिन का नोटिस दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 10 दिन का नोटिस दिया जाता है। अल्प सूचना के वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन के नोटिस में पूछा जाता है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार कोई प्रश्न किसी प्राइवेट सदस्य को भी संबोधित कर सकता है। यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्यवाही से संबंधित अन्य मामले से जुड़ी हो, इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा, उसका सदस्य जो होगा उससे संबंधित होगा, वो उसके लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे प्रश्न से संबंधित प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी कि किसी मंत्री से प्रश्न पूछे जाने के लिए होती है। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्न की सूची क्रमशः कैसी होती है, हरे, सफेद, गुलाबी तथा पीले रंग में छपी होती है ताकि वे एक दूसरे से अलग दिखें और आसानी से उनको समझा जाए। अब देख लेते हैं शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक साधन है। क्या है, यह एक अनौपचारिक साधन है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें संसद सदस्यों बिना पूर्व सूचना के मामले प्रश्न उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू हो जाता है और उसे सदन के नियमित कार्यों के कार्यक्रम के साथ साथ किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो प्रश्नकाल तथा कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को ही शून्यकाल कहते हैं। किस किस को, प्रश्नकाल और जो कार्यक्रम तय होते हैं उनके बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह नवसार भारत की देन है। मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शून्यकाल कहाँ से हमने लिया है, जो टर्म है वो हमने कहाँ से लिया है, तो ये नव भारत की देन है और ये भारत के संविधान में ही इसको वर्णित किया गया है। यह वर्ष 1962 से जारी है, मतलब तब से ये चल रहा है। अब देखते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव में क्या है, लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती। मैंने बताया आपको कि लोकसभा अध्यक्ष या सभापति उसकी परमिशन के बिना सदन में कुछ भी नहीं होता है, तो उसकी स्वीकृति के बिना इस पर बहस नहीं की जा सकती। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है। सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लाए गए प्रस्तावों की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। महत्वपूर्ण प्रस्ताव, यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी इसका नाम रखा गया है महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिसमें क्या आ रहा है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आ रहा है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाने की बात करी जा रही है।
स्थापन प्रस्ताव क्या होता है? ये किसी मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है और अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो मूल प्रस्ताव फिर स्थगित हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जिसने इसका स्थान लिया है फिर वो हट जाएगा। अब देखते हैं पूरक प्रस्ताव क्या होता है। यह ऐसा प्रस्ताव होता है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता है। इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो। मूल प्रस्ताव से ही इसे संबंधित करके देखा जाएगा। इसकी भी 3 श्रेणियां हैं। सहायक प्रस्ताव, इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है स्थान लेने वाला प्रस्ताव, इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जाता है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर देना ताकि और लोग भी इसे देख सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अब संशोधन के मामले में देखिए, यह मूल प्रस्ताव के केवल भाग को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाता है। अब एक चीज और देख लेते हैं, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या डिफरेंस है। ये काफी महत्वपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव का तो मतलब होता है सत्ता का, सरकार का गिर जाना। निंदा प्रस्ताव क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य होता है कि क्यों इसे स्वीकार किया गया है। इसमें क्या है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। जब भी अविश्वास प्रस्ताव की बात करी जाएगी, क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्यों अस्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया, इसका कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसी मंत्री, एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। इसमें क्या है, यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यही है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। लेकिन निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या डिफरेंस है। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार, पढ़ते रहिए, शुभ रात्रि।